आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि ये लोग सोशल वेलफेयर का वर्क करते हैं अपने मेंबर्स के लिए या दूसरे पर्सन्स के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने बुक्स को जब मेंटेन करते हैं तो इनमें तीन चीज़ें मेन इंपॉर्टेंस रोल करती हैं। एक ये बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट टोटल कैश बुक की तरह होता है, जिसके डेबिट साइड में वो सारे पैसे जो रिसीव करते हैं उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी पैसे वो पेड करते हैं उसको वह क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में एक करेंट ईयर की भी रिसीट्स लिखेंगे, यानी जिस ईयर का ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर में जितने पैसे उनको मिलेंगे करंट ईयर का उसको भी लिखेंगे डेबिट साइड में। अगर कोई प्रीवियस ईयर यानी बीते हुए ईयर का भी पैसा उनको अगर मिलता है तो उस पैसे को भी वो डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर आने वाले ईयर के भी पैसे मिलते हैं उनको इस ईयर में तो उसको भी वो डेबिट साइड में लिख लेंगे। उसी तरह अगर वो करंट ईयर का पेड करेंगे तो क्रेडिट साइड में, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का कोई पैसा पेड कर रहे हैं बाकी उसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और करंट ईयर में अगर वो आने वाले ईयर्स के पैसे पेड कर रहे हैं तो उसको भी इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट कैश बुक है, वो रियल अकाउंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा जो बनेगा प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए, जबकि मोटिव इनका प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा लेकिन फिर भी इनको कुछ गेन और लॉस होते रहेंगे, तो उसके लिए वो नॉमिनल अकाउंट एक बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसकी डेबिट साइड में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेंगे। करंट ईयर में वो एक्सपेंडिचर चाहे वो पेड हैं चाहे पेड नहीं है और वो करंट ईयर से रिलेटेड है और रेवेन्यू नेचर के यानी बार बार होने वाले हैं, तो उनको हम इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में लिखेंगे। और ऐसी रेवेन्यू इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है, उसको हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे जो जिसका टोटल इक्वल होगा। तो आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इंडोमेंट फंड्स रिसीट्स इज ट्रीटेड एज। तो देखो, इंडोमेंट फंड्स कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी विल में ये लिखे होते हैं कि उनका जो भी प्रॉपर्टी जो भी पैसा है वो पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इस फंड का यूज आप कुछ स्पेसिफिक पर्पज पे करोगे। तो जितने भी फंड्स होते हैं वो लायबिलिटीज होते हैं, और लायबिलिटीज में जो भी आप फंड्स के रूप में रिसीट्स करते हो वो कैपिटल रिसीट्स मानी जाती है। तो एक सीधा लाइन याद करना, जितने भी फंड्स आपने स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए हुए हैं वो फंड्स लायबिलिटीज हैं, और अगर वो फंड्स आपने रिसीव किया है तो लायबिलिटी में रिसीव किया गया हर फंड्स कैपिटल रिसीट्स कहलाता है। तो अब इंडोमेंट फंड रिसीट्स इज ट्रीटेड एज, इसका जो आंसर होगा वो होगा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का आंसर हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो, आपको एक्सप्लेन किया गया कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाएंगे। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन जो चार ऑप्शन में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। यही हमसे पूछा है कि कौन सा अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते हैं, वो तीन मेन अकाउंट्स बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वो बैलेंस शीट होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आओ, लेगेसी आर जनरली। तो देखो, लेगेसी जो होती है वो इंडोमेंट फंड्स की तरह होती है। लेगेसी में कोई पर्सन कोई एक ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट में अपना सारा पैसा रख दिया और कहा कि इस ट्रस्ट के पैसे से जो भी इनकम होगी वो इनकम इस इंस्टीट्यूशंस के किसी स्पेसिफिक पर्पज पर खर्च की जाएगी। जैसे कह दिया कि अब लाइब्रेरी हैं,
इससे हम नई नई बुक्स खरीदेंगे, हम गरीब बच्चों को पढ़ाने पे खर्च करेंगे, गरीब लड़कियों के शादी पे खर्च करेंगे। तो हमारा इंस्टीट्यूशन अगर लेगेसी के फंड से जो पैसा रिसीव करेगा वो इन पर्पज पे खर्च करेगा। लेकिन लेगेसी जो होगी वह भी एक स्पेसिफिक फंड होगी, और स्पेसिफिक फंड हमारा कैपिटल नेचर का होगा, और इसका आंसर होगा कैपिटलाइज। तो ये कैपिटलाइज होंगे तो इंडोमेंट फंड्स, लेगेसी या स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले फंड्स हैं, और ये हमारी लायबिलिटीज में शो किए जाएंगे और इनका नेचर कैपिटलाइज होगा। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे वो रेवेन्यू नेचर का होगा, और जो कैपिटलाइज नेचर के होंगे वो अगर फंड्स के रूप में आपने रिसीव किया है तो लायबिलिटीज में, और अगर असेट्स के लिए आपने पेड किया है तो वो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर असेट्स में दिखाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। अब देखो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो मेन इनकम के सोर्सेज होते हैं वो सब्सक्रिप्शन और डोनेशन होते हैं। तो जो डोनेशन जो है, अगर केवल उनको डोनेशन रिसीव हुआ है तब वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में उसको सेव करेंगे, इनकम में दिखलाएंगे। लेकिन अगर वही डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज का होगा तो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। तो कैपिटल नेचर के हो जाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैपिटल रिसीट्स। तो हमारा एनी डोनेशन है, अगर केवल डोनेशन रिसीव रहता तो इसका आंसर बी होता, रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन स्पेसिफिक पर्पज लिखने के कारण इसका नेचर हो गया कैपिटल रिसीट्स। फिर नेक्स्ट देखो, द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। तो रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट हमारा एक तरह से देखो कैश अकाउंट है, और कैश हमारा रियल अकाउंट्स होता है। तो हमारा रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट जो होगा वो भी रियल अकाउंट्स होगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का कैश अकाउंट बनता है और ये हमारा रियल अकाउंट्स में आएगा। द कैपिटल ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज। तो देखो इक्विटी जो होती है वो बैलेंस शीट में कंपनी की कैपिटल होती है। फाइनेंस और रिजर्व ये कोई कैपिटल है नहीं, कैश फंड हमारा असेट्स रहता है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उनकी कैपिटल अकुमुलेटेड फंड्स के नाम से जानी जाती है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अकुमुलेटेड फंड्स। तो कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन इज अकुमुलेटेड फंड्स। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ ₹1500 was outstanding at the beginning of the year towards subscription and 10,000 received during the year, with 2,500 still outstanding at the end of the year, amount to be taken to receipts and payments account। तो यहाँ receipts and payment नहीं होगा, इसका होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ होना चाहिए। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करके इसको लगाएंगे। तो देखो जब हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इस ईयर में जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है उसको हमने लिख दिया 10,000 लिख दिया, और हमारा 1,500 पिछले ईयर का आउटस्टैंडिंग था। तो हम ये मानेंगे कि पिछला ईयर वाला हमें इस ईयर में मिल चुका है, एज्यूम करके लगाओगे तो वह इस 10,000 में शामिल है। उस 15,000 को आपने यहां से माइनस किया, आपका जाएगा 8,500। इसका मतलब इस ईयर में आपको 8,500 मिला। तो 8,500 जो मिला है, फिर कह रहा है कि इसमें 2,500 इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस ईयर में जो भी आपको मिला है सब्सक्रिप्शन उसको भी दिखलाओगे, और जो इस ईयर का बाकी है उसको भी दिखलाओगे। तो इस ईयर का देखो 2,500 बाकी है, वो भी इस ईयर की इनकम मानी जाएगी। तो हम 8,500 में 2,500 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 11,000। तो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर में 11,000 शो करेंगे। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा 11,000। नेक्स्ट देखो, एनी रेवेन्यू एक्सपेंसेज फॉर विच अ सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी।
तो देखो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में दिखलाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कोई स्पेसिफिक फंड बना हुआ है तो फंड हमारी जो होते हैं वो लायबिलिटीज होते हैं, और लायबिलिटी जब जब फंड में आप पैसे ट्रांसफर करोगे तो फंड इंक्रीज होगा, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट की जाती है, और अगर फंड से हम पैसे खर्च करेंगे तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट की जाएगी। तो अगर आपने किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आपने कोई सेपरेट फंड बनाया है तो जैसे जैसे आप एक्सपेंसेज करोगे आपका जो लायबिलिटीज का फंड होगा वो डिक्रीज होगा, तो उसको डेबिट साइड में लिखोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डेबिटेड टू सेपरेट फंड। उस फंड की डेबिट साइड में लिख दोगे तो फंड्स कम हो जाएगा, एक्सपेंसेज करोगे। अगर कहता है कि फंड्स में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उस फंड्स को आप क्रेडिट कर दोगे। तो यहां पर कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेज पेड हो रहा है उस सेपरेट फंड में से, तो वो लायबिलिटी हमारी कम होगी, उस लायबिलिटी में आप डेबिट कर देंगे। 9 नंबर देखो, सेल्ड ऑफ ओल्ड मटेरियल्स मस्ट बी सोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखो जब आप बनाओगे इसमें तो एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा और एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो अब देखो जब आप मटेरियल ओल्ड सेल करोगे तो अगर कहता है किसमें डेबिट करोगे, तो मटेरियल ओल्ड जब सोल्ड करोगे तुम्हें पैसा आएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट में डेबिट कर दोगे, और ये हमारी इनकम होगी, और इनकम और एक्सपेंडिचर में यह इनकम क्रेडिट में लिखी जाएगी। तो अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रेडिट पूछा है या डेबिट पूछा है। तो अगर आपने सोल्ड किया है ओल्ड मटेरियल्स तो अगर कहता है कि डेबिटेड किस में होगा तो लिखना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होगा क्योंकि पैसा आएगा। अगर कहेगा क्रेडिटेड किस में होगा तो वो इनकम होगी, वो इनकम में और एक्सपेंडिचर में होगी। तो अब यहां पर देखो क्या पूछा है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ओल्ड मटेरियल्स मस्ट बी सोन इन क्रेडिट साइड पूछा है। तो क्रेडिट साइड में लिखने के लिए तो जो इसका आंसर होगा वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर पूछता डेबिट किस में होगा तो कैश बुक में लिखते, लेकिन क्रेडिट पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। 10 नंबर, द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम। तो देखो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन होगी जब आप पूरे ईयर का रिसीट्स, देखो कैश बुक मंथली बनती रहती है लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह होता है, कैश बुक की तरह होता है, लेकिन ये पूरे 1 ईयर का बनेगा और इसके लिए इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाएगी वो कैश बुक से की जाएगी। तो इसका आंसर कैश बुक होगा। 11 देखो, एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो अगर आप कोई भी पैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव करते हो तो वो तुम्हारी कैपिटल रिसीप्ट होगी। एकदम एक लाइन याद कर लेना कि अगर हमने कोई भी फंड्स पाया है तो फंड्स हमेशा स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, वो कैपिटल रिसीप्ट होते हैं, और कोई भी डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए पाओगे तो वह भी तुम्हारा कैपिटल रिसीट्स होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट shows the following details। सब्सक्रिप्शन एरिया लिखा है 500 रिसीट्स एंड पेमेंट में, करेंट ईयर का 10,500 हमें मिला है और एडवांस हमने 800 लिए हैं। करा इस इंस्टीट्यूशन में 1200 मेंबर हैं और हर मेंबर 10 रुपए सब्सक्रिप्शन देता है, तो इसको पूरे ईयर में 12,000 रुपए सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो अब करा कि द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप 12,000 दिखलाओगे। इन जो इंफॉर्मेशन ऊपर दी है आपको, जो ये दिया है 500, 10,500, इसका कोई यूज नहीं होगा। हमें इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में 12,000 रुपए चाहिए। अगर ये पूछता है इस ईयर में कितना कैश मिला तब आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन के यूज आप करते, लेकिन आपसे कैश नहीं पूछा है। कह रहा कि द अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम में,
तो इनकम में आपको 12,000 दिखाना होगा। जितने मेंबर्स हैं उतना सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए। तो इनकम में जो मिल चुका है उसको भी दिखलाते हैं, जो इस ईयर का नहीं मिला उसको भी दिखलाते हैं। लेकिन अगर यही पूछता कितना कैश रिसीव्ड हुआ है तब आप ऊपर की अमाउंट्स का यूज करते। 30 नंबर देखो, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू। अब देखो किसी भी फंड्स पर कोई भी इनकम आप अराइज करोगे उसी स्पेसिफिक फंड में जोड़ दोगे, क्योंकि वो फंड बढ़ता जाएगा। तो जब फंड बढ़ेगा तो फंड एक लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। तो देखो लिखा है स्पेशल फंड्स इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो स्पेशल फंड होगा उसी में क्रेडिट कर दोगे। 14 नंबर देखो, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट shows subscription at rupees 10,000. Subscription accrued in the beginning of the year was 1,000 and end 1,500. The figure subscription received देखो यहां दिया है। अब देखो जब तुमने इनकम और एक्सपेंडिचर बनाया होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो सब्सक्रिप्शन 10,000, आपने यहां 10,000 लिखा, 10,000 लिखा। कह रहा है कि एट द बिगिनिंग में 1,000 हमारा बाकी था बिगिनिंग में, तो हमने इस ईयर में रिसीव किया होगा, इस 10,000 में वो माइनस हो गया होगा। तो अब हमें कैश रिसीव निकालना है, यानी उल्टे जाना है, हमें रिसीट्स एंड पेमेंट में बताना है कि कैश कितने रिसीव हुए। तो हम लोग जब इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखते हैं तो पिछले वाले ईयर का माइनस करते हैं। तो अगर इनकम और एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट में जाना होगा तो पिछले ईयर का तुम्हें प्लस करना होगा। तो 1,000 प्लस कर दिया, हो गया 11,000। अब कह रहा है कि इस ईयर में 1,500 बाकी है, तो अब 11,000 से तुम 1,500 माइनस कर दोगे, 15,000 माइनस कर दोगे तो जाएगा 10,500 बचेगा। तो देखो तुम्हारा जो इसमें आंसर होगा, फिर से इसको देखो एक बार, हम जब रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट्स बनाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो लिखा है इसमें देखो क्वेश्चन में, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000। इसमें 10,000 लिखा हुआ है और कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन एक्रूड इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में 1,000 बाकी था, तो हमने 1,000 इसमें लाकर लेस कर दिया होगा, क्योंकि 1,000 हमें पिछले ईयर का बाकी है, हमने लेस किया होगा करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर लिखने के लिए। और जो पिछले ईयर वाला है अब हमें कैश बुक में यानी रिसीट्स और पेमेंट्स में निकालना है, तो जो तुम लेस किए हो उसको इसमें प्लस कर दोगे। तो 1,000 प्लस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 11,000। और कह रहा है कि इस ईयर का हमें 1,500 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें 1,500 आप प्लस किए होगे। अब इसमें से 1,500 आप माइनस कर दोगे, 0 0 10 में से 5, यहाँ बचा 10 10 में से हो गया 9,500। तो 9,500 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 9,500। तो देखो इसमें हम लोग क्या किए, हम लोग इससे पहले जो सीखे थे रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम और एक्सपेंडिचर में लाए। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जब लिखोगे तो पिछले ईयर का सब्सक्रिप्शन माइनस करोगे जो आउटस्टैंडिंग है, और इस ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड कर लोगे। लेकिन तुम इनकम और एक्सपेंडिचर से जब तुम रिसीट्स और पेमेंट में ले जाओगे तो ठीक उसका रिवर्स करोगे, पिछले ईयर वाला जो माइनस किया उसको प्लस कर देना, और इस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो प्लस किया उसको माइनस कर देना। तो आंसर हो गया 9,500। फिर लिख रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो सारी इनकम शामिल की जाएंगी जो करेंट ईयर रिलेटेड है, चाहे वो रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है। तो लिखा देखो इसमें लिखा है ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर प्रिटेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट, जो उस अकाउंट पीरियड से रिलेटेड है, चाहे वो मिल गई हैं उनको भी रिकॉर्ड करोगे और जो नहीं मिली है उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा।
इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और जो अभी हम लोग का CMA फाउंडेशन में यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे जरूर क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।